हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का कंसेप्ट। ठीक है, आज हम स्फेरिकल और दूसरा जो आपका सिलेंड्रिकल है दोनों को ही डेवलप करके खत्म करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन लेवल में अच्छे क्वेश्चन से बन जाते हैं, लेकिन आप ध्यान दें सीबीएसई में आपका इसका कोई यूज नहीं होगा। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आना चाहिए। स्फेरिकल बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किस तरह से मूव करता है वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, अगर एक सॉलिड बॉडी लेता हूं तो की बात कर रहे हैं हम लोग आउटसाइड द बॉडी, यहां से डिफाइन कर देंगे कैसा है। तो ये होता है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर बताया गया है आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर हो सकता है। इसका मतलब है द पॉइंट, इसका मतलब क्या है? द पॉइंट पी इज ऑन और आउटसाइड, ऑन और आउटसाइड द बॉडी सरफेस। या तो वो सरफेस के बाहर है या तो वो सरफेस के ऊपर है, दोनों ही कंडीशन में इस तरह से लिख सकते हो। इक्वल्स टू आर हो जाएगा तो सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है, और अगर ये ग्रेटर देन है इसका मतलब सरफेस के कहीं बाहर है। ऐसे तो कुछ होगा ना। ठीक है, चलो स्फेरिकल बॉडी ले रहे हैं हम लोग। स्फेरिकल अगर बॉडी लेके चलते हैं तो आपने कहा सर ये ले लो एक स्फेरिकल बॉडी, ये रहा स्फेरिकल बॉडी। क्लियर है? स्फेरिकल बॉडी कैसा है? एक सॉलिड बॉडी मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से इसकी बातें कर। स्फेरिकल बॉडी कैसा चार्ज है इसके ऊपर? पॉजिटिव क्यू। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। दूसरा एक और प्लेट है वो भी स्फेरिकल है, जो कर्वेचर है वो कैसा है? स्फेरिकल है। दूसरा एक और सरफेस ले लिया हमने, कुछ डिस्टेंस पे ले लिया है, डिस्टेंस हम लोग अभी डिफाइन कर देंगे। तो आपने कहा सर ये हमारा वो सरफेस है जिसकी कैलकुलेशन हम लोग कर। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट है तो इस पर चार्ज कैसा है? माइनस क्यू। इस पे जो चार्ज है वो कैसा है? माइनस क्यू। इधर बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया माइनस क्यू। इधर इस तरफ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसको मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ग्राउंड। जिस सरफेस को ग्राउंड कर देते हैं उस पर पोटेंशियल कितना हो जाता है? जीरो। तो अंदर कितना बचेगा? माइनस क्यू। आपने कहा सर ऐसा क्यों किया? बेटा चार्ज का कंजर्वेशन भी तो करना है ना। अगर इधर नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर पॉजिटिव बन जाएगा। भाई अपोजिट बनेगा ना, एक पूरे के पूरे प्लेट के ऊपर चार्ज कंजर्व भी तो करना पड़ेगा, टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। तो अगर इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव आएगा, और उसको हमें ग्राउंड अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें एक ही बॉडी पे पॉजिटिव चाहिए, दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चाहिए, ऐसा चाहिए ना। तो अंदर वाले पे क्या है? नेगेटिव, बाहर वाले पे क्या है? पॉजिटिव। ये एक सॉलिड सरफेस है तो अंदर इसको सॉलिड लेने का रीजन भी यही है कि अगर इसको हम सॉलिड नहीं लेते तो अंदर क्या बन जाता? नेगेटिव चार्ज, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है? ये इसका सेंटर है, ये क्या है? इसका सेंटर है। और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिफाइन कर दिया हमने। यहां से इस छोटू स्फेयर का जो रेडियस है वो कितना है? छोटू ए है। और यहां से बाहर वाले का जो रेडियस है इसको हमने क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट बी। स्फेरिकल सिस्टम बन गया कैपेसिटर का। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन होता है। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारे रिक्वायरमेंट है, ये हमें पता ही होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। नहीं होगा तो आप गॉस थ्योरम लगा के वापस से किसी पी पॉइंट के ऊपर इसको अप्लाई कर दोगे। ठीक है, चलो ये जनरल फॉर्मूला है। ये क्या है? जनरल। ये क्या है? जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? जनरल फॉर्म है। तो आप क्या करें? तो आपने कहा सर लेट्स कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर सरफेस ऑफ रेडियस बी। बी रेडियस का जो आउटर सरफेस है इस पे कितना पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट करना, सॉरी उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पता लगाना। तो आपने कहा सर E इज इक्वल्स टू
कैसे मूव करेगा? ऐसे पूरे मूव करेगा। क्या करेगा? इस तरह से पूरे मूव करेगा। तो आपने कहा सर जो भी डिस्टेंस रहेगा वही हमारे पास में चलता हुआ चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? सिंपल। तो अगर आउटर प्लेट में बात करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? के क्यू डिवाइड बाय बी स्क्वायर। अंदर वाले से बाहर वाले पे कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इतना जनरेट होगा। ये तो हमें पता लग जाता है ना। अरे आर की जगह वैल्यू पुट करना है ना यार, बी तो पुट करना है बस। सेंटर से पूरा का पूरा डिस्टेंस इस तरह से। चलो फालतू की बातें हैं वो सब, लेकिन हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं। हमें रिलेशन पता है और रिलेशन है dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। क्या है? dv इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ये हमें पता है। और अगर हमें ये पता है तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई, और ई क्या है बेटा? के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आर का डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या करेगा? चेंज करेगा। ये तो मूव करेगा, मूव करेगा तो हमें रेशियो चाहिए। तो आपने कहा सर के क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? डी आर। आपने कहा सर ये तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, हमें पूरा चाहिए। तो आपने कहा सर पूरा का पूरा वैल्यू हो गया डीवी का इंटीग्रेशन। ऐसे ही इंटीग्रेशन आप कर देंगे किसका? के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में क्यू, ये हो गया के, और ये हो गया आर स्क्वायर, और ये हो गया डी आर। बात है सर कहां से कहां तक करें? लिमिट चाहिए, बिल्कुल लिमिट चाहिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V पॉजिटिव। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? V नेगेटिव। तो हमें जाना कहां से कहां तक है? V पॉजिटिव से लेकर V नेगेटिव तक। जब V पॉजिटिव है तो R का वैल्यू कितना है? A, और जब V का वैल्यू नेगेटिव, V नेगेटिव है तो R का वैल्यू कितना है? B। आ गया लिमिट? लिमिट आ गया, सॉल्व कर दो। कितना बनेगा? आपने कहा सर ये बनेगा V माइनस माइनस ऑफ V प्लस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी आर। कहां से कहां तक जाना है? ए से लेकर बी तक जाना है। सॉल्व करें, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दो, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, जिससे आप लिख दोगे v पॉजिटिव माइनस ऑफ v नेगेटिव इज इक्वल्स टू क्या लिखा आपने? के क्यू 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलेगा? 1 डिवाइड बाय आर, और लिमिट पुट करोगे तो कितना मिलेगा बेटा? ए से लेकर बी। ए से लेकर कहां जाओगे? बी जाओगे। क्लियर सब बातें? सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा? आपने कहा सर यहां से हो जाएगा के क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय ए माइनस 1 डिवाइड बाय बी। भाई माइनस साइन आ गया ना, लिमिट चेंज कर दो। लिमिट को अगर तो चेंज कर दो, इसी तरह से लिख दोगे, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। ऐसा कर दोगे तो इसको हम लोग बोलते क्या है? दिस इज पोटेंशियल V। दिस इज पोटेंशियल V विच इज इक्वल्स टू के क्यू मल्टीप्लाई बाय, सॉल्व कर लो बेटा, क्या बनेगा? ए बी, और ऊपर क्या बनेगा मेरे पास में? बी माइनस ए। क्या बनेगा? बी माइनस ए। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा क्या लिखा है? ये जो चीज लिखा है इसको आप लोग, ये सिंपल सिंपल सी बातें। ये आपका पोटेंशियल आ गया, किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल ये हो गया। और हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। तो V का वैल्यू कितना होता है? Q डिवाइड बाय C होता है। ये हमारी जनरल नॉलेज है। कैसे पता लगा? कैपेसिटेंस हमने डेराइव किया था तो हमें ये फॉर्मूला मिला था। क्लियर है? तो आपने कहा सर एक तो V ये है, एक V ये है, दोनों कंपैरिजन कर दो। दोनों को क्या कर देंगे आप? कंपैरिजन कर देंगे। कितना कंपैरिजन होगा? तो आपने लिखना शुरू किया, आपको मिला V इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेट किया है, विच इज इक्वल टू के क्यू मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए डिवाइड बाय में कितना है मेरे पास में? ए मल्टीप्लाई बाय बी। और ये इक्विवेलेंट होना चाहिए, किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? क्यू डिवाइड बाय सी। किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? क्यू डिवाइड बाय सी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से पता है क्यू इक्वल टू होता है सीवी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू डिवाइड बाय सी। दोनों कंपैरिजन करोगे, क्यू से क्यू का खेल खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा, के को भी आप ओपन कर सकते हो 4 पाई की टर्म के अंदर। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 1 डिवाइड बाय कैपिटल सी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, और ऊपर क्या है मेरे पास में? बी माइनस ये होगा। तो बेटा जी यहां से हम सी कैलकुलेट कर सकते हैं। सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस।
दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। वैल्यू किस में रहेगा? वैल्यू तो सर हमें पहले से पता है, किसमें होगा वैल्यू बेटा? फराड। इसमें हो गया, इसका वैल्यू हमेशा किसमें रहेगा? फराड। ठीक है, वैल्यू फराड में होगा। माइक्रो नैनो छोटे छोटे वैल्यूज देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े वैल्यू के साथ सॉल्यूशन आप कर दोगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, फिर से देखो, C इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, C इज प्रोपोर्शनल टू A मल्टीप्लाई बाय B एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B माइनस A। ये होता है B माइनस A। क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये जो चीज है ये क्या है? दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। A मल्टीप्लाई बाय B 4 पाई AB, 4 पाई AB, 4 पाई AB क्या है? सरफेस एरिया। दैट इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ कैपेसिटर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। क्या है? परमिटिविटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम। क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम। हमारा फिलहाल मीडियम कैसा है? वैक्यूम। फिलहाल जो मीडियम वो कैसा है? वैक्यूम है। तो ये परमिटिविटी किसका हो जाएगा? वैक्यूम का, जिसका वैल्यू हमें पता है 1/k होता है। ठीक है, तो 1/k कैसे निकालेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहीं से निकाल देंगे सारी चीजें। k का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, वहीं से पता लगा। देख लो वापस से, k का c जो है वो आपका c और जो v और q है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो देख लो, c इज नॉट फंक्शन ऑफ q एंड v। ठीक है, यहां से वापस से हमने प्रूफ कर लिया कि ये इसका फंक्शन नहीं होता है। किस पे डिपेंड करता है? इन 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या हो गए एक्चुअल में? ये दोनों है आपकी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है आपका? मीडियम रेजिस्टेंस। जो मीडियम आप यूज करते हो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू। चलो बढ़िया, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा, जैसे हमने पैरेलल प्लेट पढ़ चुके हैं हम लोग, अभी हमने क्या किया? स्फेरिकल पढ़ा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि हमारा सिलेंड्रिकल। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जनरल बहुत ज्यादा यूज होता है। आप जब देखेंगे तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत रेयर हैं ये सब चीजें। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर हम बनाते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सब कैसा रहे? सिलेंड्रिकल रहे, स्फेरिकल रहे, पैरेलल, जो भी आप चाहें। लेकिन सिलेंड्रिकल का यूज बहुत ज्यादा है। आप जब देखो किसी सर्किट बोर्ड के अंदर, तो वहां पर आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखने को ज्यादा मिलता है। चलो, अब बात आती है किस तरह से एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो पहले तो 2 प्लेट तो लो, तब तो डिराइव कर पाएंगे ना। तो आपने कहा सर पहले तो हम लेते हैं एक कैपेसिटर छोटा सा। ये रहा कैपेसिटर, अंदर वाला कैपेसिटर है ये, पॉजिटिव वाला जो कैपेसिटर है वो है। अब कैपेसिटर को आपने ड्रॉ कर दिया, तो आपने कहा सर ये हमने कैपेसिटर को बना लिया। सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर दिखाना पड़ेगा ना, हालांकि दिखता नहीं है ऐसा, पर फिर भी हम ऐसा कर देते। तो ये इतना अंदर से नहीं बनाएंगे, गंदा नहीं करेंगे इसको, है ना, इतना बहुत है, फिर इतने से काम चला लो, है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हो। तो आपने कहा सर ये तो एक प्लेट रहा, ये तो आपका एक पॉजिटिव प्लेट रहा। कितना हो गया? पॉजिटिव प्लेट रहा। दूसरा क्या? नेगेटिव प्लेट भी तो होना चाहिए। तो आपने कहा सर दूसरा प्लेट यहां पर होगा, ये रहा। सिमिलर आपने कहा सर यहाँ पर ये कैपेसिटर है तो पूरा का पूरा इस तरह से प्लेट चलेगा, है ना, प्लेट चलेगा, बाहर पूरे को कवर करेगा। तो आपने कहा सर ये रहा, कवर कर दिया, ये बना दिया, खूबसूरत सा बना, है ना। ऊपर वाले को देखना है तो ऊपर वाले को देखना है तो इस तरह से इसको देख लो और इस तरह से इसको बना दो। ठीक है, इस तरह से राउंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा इस तरह से बंद करना है इसको, तो गंदा नहीं करना चाहते हैं इसको, तो ऐसा बना। ठीक है, स्फेरिकल है, ये सिलेंड्रिकल है, ये हमें पता लग गया कि कर्वेचर हमने दे दिया है, इसी तरह से यूज कर। इसका प्रोजेक्शन नीचे दे रहा हूं जिससे आप इसकी
डायमेंशंस को समझ पाए, ठीक है। प्रोजेक्शन कैसे दे देंगे, आपने कहा सर एक तो अंदर छोटू कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके बाहर में हमारे पास एक बहुत बड़ा सा कैपेसिटर है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो यहाँ से इनका जो रेडियस है वो कितना है, R1 है, यहाँ से जो रेडियस है उसका वैल्यू क्या है, R2। छोटो लिखो बड़ो लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल R भी लिख सकते हो, स्मॉल r भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टोटल जो लेंथ है इनका, इनका जो लेंथ है, देखो अभी अंदर क्रॉस सेक्शन 3D में जाता है तो वो अंदर चला जाएगा ना, तो छोटा दिखाई देगा, लेकिन जो टोटल लेंथ है वो कितना है, L है। ये पूरा का पूरा जो लेंथ है वो कितना है, L है, ठीक है ना, लेंथ है हमारे पास में L लेंथ का कैपेसिटर हमें देखने को मिला है। 3D बनाए तो थोड़ा सा दबाव दिखेगा, क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम लोग तो थोड़ा सा ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये सब चीजें सीखेंगे आप जब बड़े लेवल पे जाएंगे, पहुंच जाएंगे। चलो ये सिस्टम है, पॉजिटिव दे दिया, इन वाली प्लेट को हमने क्या बोल दिया, ये नेगेटिव प्लेट है, सिमिलर हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसी तरह से ये वाला प्लेट क्या है आपका, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। इस तरह से पूरा बॉडी हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें पता लगाना है कि इस सिलेंडर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा सिस्टम में, वो हमें पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएं, तो आपने कहा सर एक एलिमेंट से हम लोग सॉल्व करें, इसमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, डायरेक्टली भी मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, ठीक है, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं हालांकि गॉस थ्योरम में, लेकिन फिर से बताएंगे आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। छोटा एलिमेंट ले लिया मैंने, एक छोटा एलिमेंट मैंने यहां पर ले लिया, लेंथ कितना एलिमेंट का, x, रेडियस कितना एलिमेंट का, रेडियस मैंने बोल दिया r, रेडियस कितना r है, ठीक है, सेंटर है ये, ठीक है, हमारे पास में सेंटर है, सेंटर से r रेडियस पे एक एलिमेंट लिया जिसका थिकनेस कितना है, x है, इस x को l के रेस्पेक्ट में काउंट करके पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जिसको हमने बोला P, इस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान काम। कैसे करें, आपने कहा सर अप्लाई कर दो गॉस थ्योरम, अप्लाई कर दो गॉस लॉ, अप्लाई कर दो सर, गॉस लॉ से हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअल में हमने क्या किया है, ये जो रेड कलर है ये गॉसियन सरफेस हमने काउंट कर लिया है, क्या कर दिया हमने, एक ये जो रेड कलर का आपने लिया है एक्चुअल में ये है क्या, दैट इज नथिंग बट ए गॉसियन सरफेस, क्या चीज है, दैट इज ए गॉसियन सरफेस। क्या लिखता है गॉस लॉ, क्या कहता है, गॉस कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए बॉडी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और डी ए, ठीक है, इसको डी ए बोल देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, कितना रहेगा, डी ए वेक्टर या डी एस बोल सकते हो, ये इक्वलेंट होता है आपका किसके, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। आपने कहा तो बढ़िया है, कैसे भाई, ये जो आपका बॉडी है ये तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तीन सरफेस देखोगे यहाँ पर दोनों का 90 डिग्री खत्म खेल, इनके ऊपर P पॉइंट के ऊपर अगर बात करोगे तो P पॉइंट के ऊपर जो सरफेस एरिया रहेगा, एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ओपन कर दो तो आपको क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप ई डॉट डी ए मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इक्वलेंट होना चाहिए क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपने कहा सर फाई इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, पैरेलल है ना दोनों, तो 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री हो गया तो 1, तो 0 डिग्री डी ए, ये इक्वलेंट होना चाहिए किसके, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की। आपने लिख दिया, क्या हुआ, ई मल्टीप्लाई बाय एरिया, सिलेंडर का एरिया, इस छोटू का एरिया कितना बनेगा, कितना बनेगा, आपने कहा सर ये बनेगा 2 पाई छोटू आर मल्टीप्लाई बाय एक्स, अरे यही तो सरफेस एरिया है ना, इस छोटू से गॉसियन सरफेस का लेना है ना, तो 2 पाई आर इंटू एक्स इक्वलेंट हो जाएगा सर क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के, ये पूरा वैल्यू इसके इक्वलेंट हो जाएगा। क्यू पता लगाना है तो मैंने आपको बताया है, क्यू हमेशा याद रखना, क्यू क्या होता है, दैट इज नथिंग बट टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface, गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज एनक्लोज हुआ है वो लिखना होता है। तो कैसे लिखें, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये तो टोटल लेंथ L है, टोटल चार्ज उसके अंदर Q है, हमें तो इस x लेंथ में चाहिए, तो कैसे निकालें, तो आपने कहा सर सिमेट्री से निकाल लो,
क्या करोगे, सिमेट्री से निकालो। कैसे पता लगेगा, तो आपने कहा सर क्यू टोटल चार्ज क्यू है कितनी, टोटल चार्ज क्यू है कितने लेंथ में, एल में, हमको कितने में चाहिए, एक्स में, तो क्यू डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एल। सिमेट्री से काउंट कर लो, क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमने क्यू पता लगा लिया, वैल्यू पुट कर दो। जैसे वैल्यू पुट करोगे क्या मिलेगा, ई मल्टीप्लाई बाय 2πr मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू, क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, क्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन। ये तो होगा, ये तो होगा। तो आपने पता लगाना है ई का वैल्यू। ई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, देखो पूरे में ई देखोगे तो एक्स से एक्स का खेल खत्म, क्या बचेगा मेरे पास में, ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 2πr एल एप्सिलॉन नॉट। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कैसे लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो इसको 2k, अरे 4π करना है ना इसको, 4π एप्सिलॉन के होता है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा 2k क्यू डिवाइड बाय क्या बनेगा बेटा, r मल्टीप्लाई बाय, कितना बनेगा, r मल्टीप्लाई बाय l। हमने किया क्या यहाँ पर, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4π एप्सिलॉन को k लिख दिया और फिर इसको ऐसे सोल्व लिख सकते हो ना, अरे ये तो लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं। हमें ई का वैल्यू आ चुका है, और ई का वैल्यू कितना है, आप अगर लिखना नहीं चाहते ऐसे तो आप लिख सकते हो k डिवाइड बाय 2π छोटू r l एप्सिलॉन नॉट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2k q डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय l। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही प्रॉपर तरीका है, आप जैसा चाहें सॉल्व कर सकते हो। क्लियर सब बातें, ऐसे लिख सकते हो, दोनों में से जो आप चाहें यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या पता है, रिलेशनशिप क्या है, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। हमें चाहिए टोटल वैल्यू, तो आपने कहा सर dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। आपने कहा सर ई का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ ई का वैल्यू कितना है, q डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय डी आर। लिमिट भी चाहिए, कहां से कहां तक जाना है, तो आपने कहा सर पहले v का लिमिट पता करो, तब हमारा किसका लिमिट आएगा, r का लिमिट आएगा। कैसे देखना है, आपने कहा सर v पॉजिटिव प्लेट से कहां तक जाना है, नेगेटिव प्लेट तक, तो उस कंडीशन में हमारा e कहां से कहां मूव करेगा, आपने कहा सर e मूव करेगा हमारा r1 से लेकर कहां तक जाएगा, r2 तक। कहां से कहां तक जाएगा, R1 से R2। कैसे पता लगेगा, देखें जरा, ये पॉइंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल। कहां से कहां मूव करोगे, R1 से R2। कहां से कहां मूव करोगे, R1 से R2। क्लियर सब बातें, चलो यहां पर लिखना है, तो वापस हो गया लिमिट आपका, R1 से कहां चले गए, R2। सॉल्व कर दें तो क्या मिलेगा मुझे, v माइनस माइनस ऑफ v प्लस विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q डिवाइड बाय कांस्टेंट बाहर 2π एप्सिलॉन नॉट r बाहर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय dr। माइनस साइन को रिमूव कर दो, कैसे कर दें सर, v पॉजिटिव माइनस ऑफ v नेगेटिव विच इज इक्वल्स टू q डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट l मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ r। लिमिट कितना चला गया, R1 से लेकर R2। सॉल्व कर लो, क्या बनेगा, q डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट l, मेरे को मिलेगा ln ऑफ R2 माइनस R1। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई करो, फिर से सॉल्व करो, क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू q डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट l ln ऑफ R2 डिवाइड बाय R1। और हमें पता है q इक्वल्स v इक्वल्स टू क्या होता है, q बाय c होता है। क्या होता है, q बाय c। तो यहां से c फाइंड आउट कर सकते हो, c का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट l डिवाइड बाय ln ऑफ R2 डिवाइड बाय, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू पूरा का पूरा आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते। क्लियर है चीजें,
तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू। किसके लिए? कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। यहां भी देख लो, C is not function of Q and V, but C is function of R, रेडियस का फंक्शन है, R1 R2 दोनों का फंक्शन है, एप्सिलॉन नॉट एंड L तीनों का फंक्शन यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो ये कहां से लाया है? क्योंकि हमने पता है, ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो हमने वहां से उठा के इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, इस तरह से सॉल्व। ठीक है, अलग अलग तरह के कैपेसिटेंस के अंदर इस तरह से कैपेसिटेंस का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते। क्लियर है सब बातें? ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा तीन तरह का कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है, सबके वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एक बार वापस से सबको। ठीक है, तो हम लोग बात करें तो C इज इक्वल्स टू क्या क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कल हमने सॉल्व किया था, कितना वैल्यू आया था? C इज इक्वल्स टू आया था मेरे पास A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। हम अब लिखना चाहते हैं, ये पैरेलल का हो गया, अभी सिलेंडर को सॉल्व किया हमने। ठीक है, तो सिलेंडर कितना आया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइड बाय आ गया मेरे पास में B माइनस, कितना हो गया? B माइनस। क्लियर है सब बातें? ये हुआ। अभी हमने और डिराइव किया, अभी हमने और डिराइव किया, क्या मिला मुझे मिला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय ln ऑफ R2 डिवाइड बाय R। क्या क्या है? दिस इज नथिंग बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये क्या है हमारा? स्फेरिकल कैपेसिटर। ये कैसा था? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये फॉर्मूला है बेटा, हर बार हमेशा याद रखना है, तो क्वेश्चन आएगा कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट आपको करना पड़ सकता है, अरेंजमेंट में कभी कभी यूज होगा, सब ध्यान होना चाहिए, तभी हम लोग कंपटीशन में बने रहे। क्लियर है सब बातें? तो ये कैपेसिटेंस के वैल्यूज हैं, ये क्या है आपके कैपेसिटेंस के वैल्यूज हैं। तीनों के तीनों कैपेसिटेंस का वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। क्लियर है? चलो, तीनों हमने कैलकुलेट किया। कैपेसिटेंस का वैल्यू है फराड के अंदर होता है। ठीक है, किसमें होता है? ये हमेशा फराड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, फराड के अंदर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, कैपिटल F से डिफाइन करते हैं इसको हम लोग, तो कैपिटल F, फोर्स नहीं है ये, फराड अलग चीज। क्लियर है सब बातें? गुड। सिंपल Q बाय V कूलम्स पर वोल्ट होता है, तो कूलम्स पर वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फराड बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, क्वेश्चंस के साथ में आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन सब फॉर्मूलाज के ऊपर किस तरह से अरेंजमेंट होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट द चैनल। ठीक है।